आज हम पढ़ेंगे विकलांगता का परिचय। सालों पहले विकलांग बच्चों के साथ, विकलांग व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था और अब कैसा व्यवहार किया जाता है। सालों पहले यह सत्य है कि विगत कुछ वर्षों तक इस विशिष्ट वर्ग का परिचय विकलांग शब्द से ही दिया जाता था, परंतु अब इन्हें अलग योग्यता वाले व्यक्ति से संबोधित किया जाता है। पहले विकलांग शब्द से संबोधित किया जाता था और अब दिव्यांग शब्द से संबोधित किया जाता है। यूँ तो यह वर्ग प्रारंभ से ही विशेष रहा है। पहले भी महत्वपूर्ण थे ये लोग और आज भी हैं, चाहे वह समाज का सबसे कमजोर वर्ग होने के कारण, विभेदन के कारण अथवा कुछ अलग क्षमता दर्शाने के कारण रहा हो। प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार पूर्व में तो इन बच्चों की दशा ही शोचनीय थी। पहले के समय में, सालों पहले इतना दशा खराब था विकलांग बच्चों, विकलांग व्यक्तियों की कि लोग सोचने से मजबूर हो जाते थे। यहाँ तक कि इन्हें राक्षस, बुरी आत्मा, पूर्व जन्मों का पाप इत्यादि कहकर मार दिया जाता था। इन्हें हंसी का पात्र बनाकर दरबार में कोड़े बरसाए जाते थे तथा जानवरों के पीछे बांधकर घसीटा जाता था। जब कोई बच्चा या व्यक्ति विकलांग हो जाता था, इतनी सारी दंड से भुगतना पड़ता था बच्चों व्यक्तियों को। कहा जाए तो कोई बच्चा विकलांग हो जाए तो उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, फिर भी इन्हें दंड दिया जाता था। इनका प्रभाव अन्य लोगों पर ना पड़े, इस कारण इन्हें समाज से अलग एवं नगर से दूर रखा जाता था। इन्हें लोग बहुत बुरे नज़र से देखते थे। लोग इन्हें देखना ही नहीं चाहते थे। कहा जाए तो सालों पहले विकलांग बच्चों, विकलांग व्यक्तियों को लोग देखना ही पसंद नहीं करते थे। उनको देख लेते थे तो उनका समय खराब हो जाता था, ऐसा मानते थे वो लोग। 12वीं शताब्दी के बाद इनके प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव आया और कुछ धर्मावलंबियों ने इनको भी समाज का अंग मानते हुए इनके लिए अलग व्यवस्था करनी प्रारंभ कर दी। भारत में 5000 ईसा पूर्व से ही विकलांगों को सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था। इनके चिकित्सा इत्यादि की चर्चा उपनिषदों एवं ग्रंथों में भी मिलती है। 4वीं शताब्दी तक इनके लिए आश्रम आदि की भी व्यवस्था की जाने लगी थी। सत्रहवीं शताब्दी आते आते इनकी शिक्षा, दीक्षा, देखरेख इत्यादि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना प्रारंभ हुआ। इस प्रकार वर्तमान समय को शैक्षिक पुनर्जागरण का काल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी काल में पेरिस के अम्बे चार्ल्स माइकल एवं सैमुअल हावे ने हस्तचालित संकेतों की पद्धति भी विकसित की, यानी कि सांकेतिक भाषा, तथा दृष्टि अक्षमों की शिक्षा के लिए अलग से विद्यालय की स्थापना की।
जो बच्चे दृष्टिबाधित थे उनके लिए अलग सा विद्यालय की व्यवस्था की। धीरे धीरे मानसिक मंदित बच्चों के लिए भी शिक्षक प्रशिक्षण के तरीकों का प्रतिपादन किया जाने लगा। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी तक आते आते इनके शिक्षण प्रशिक्षण की विधियों आदि के लिए विभिन्न खोज एवं शोध प्रारंभ हो गए। इस काल में मुख्य रूप से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अल्फ्रेड वाइनेट एवं मारिया मॉन्टेसरी का योगदान महत्वपूर्ण रहा। ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हीं लोगों के वजह से विकलांग बच्चे व्यक्ति आज कुछ कर पा रहे हैं। इसी काल में निःशक्तजनों के लिए पुस्तकें भी लिखी जाने लगी तथा विशेष विद्यालयों की भी स्थापना की जाने लगी। देखा जाए तो मानसिक मंदित के लिए विशेष विद्यालय की व्यवस्था 20वीं सदी में जोर पड़ी। इसी काल में रॉयल कमीशन पारित हुआ, जिसे मेंटली डिफिशियंसी बिल के नाम से जाना जाता था। कहा जाए तो जो बच्चे दिमाग से कम थे उनकी भी पढ़ने की व्यवस्था की शुरुआत उसी समय हुई थी। इस काल में विभिन्न प्रकार के विकलांगों के लिए जगह जगह पर विशेष विद्यालय की स्थापना की जाने लगी तथा इनके लिए अलग अधिनियम भी बने। सन 1885 से 1886 में लॉर्ड इंगटन कमीशन तथा 1889 में इंगटन कमीशन की रिपोर्ट में श्रवण एवं दृष्टि अक्षम व्यक्ति की शिक्षा की बात कही गई। वहीं 1903 में लंदन कमीशन ने मंदबुद्धि बच्चों की शिक्षा की बात कही। आगे सन 1959 में ब्रिटेन में मेंटल हेल्थ एक्ट बना। भारत में भी 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकलांग व्यक्तियों के शिक्षा की बात कही गई। इसी प्रकार 1970 के दशक में PL 93 से 112 अधिनियम बना, जो संशोधित होकर PL 94 से 142 बना। कुछ वर्ष उपरांत 1996 में IDEA इंटरनेशनल डिसेबल्ड एजुकेशन एक्ट बना, जिसमें उनकी क्षमता को महत्व देने एवं प्रत्येक बच्चे की शिक्षक प्रशिक्षण के लिए व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम योजना के तहत शिक्षक प्रशिक्षण की बात कही गई। इसी प्रकार देखा जाए तो भारत में 1986 में भारतीय पुनर्वास का गठन किया गया तथा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत निःशक्तजनों के शिक्षा की बातें कही गई। वर्ष 1995 में निःशक्त जन अधिनियम बना, जिसमें समान अवसर, पूर्ण भागीदारी तथा अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई। इसी कार्यक्रम में राष्ट्रीय न्याय अधिनियम 1999 बना, जिसमें मानसिक मंद, स्वलीन, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एवं बहुविकलांगों के पुनर्वास की बात कही गई है। आगे है संपूर्ण विश्व में विकलांगता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसी न किसी विकलांगता से ग्रसित है।
यदि आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि विश्व में लगभग 45 करोड़ लोग जहां पूर्णतः नेत्रहीन हैं, वहीं 135 करोड़ लोग अल्पदृष्टि जैसे समस्या से ग्रसित हैं तथा लगभग 123 करोड़ लोग श्रवण अक्षम हैं। संपूर्ण विश्व में मानसिक मंदता की व्यापकता दर 30,000 प्रति व्यक्ति है। इसी प्रकार अधिगम अक्षम, ध्यान में कमी एवं अति चंचलताग्रस्त बच्चों की व्यापकता दर पूरी जनसंख्या की लगभग 1 से 3% पाई जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि संपूर्ण विश्व की जनसंख्या में निःशक्त व्यक्तियों की संख्या बड़े अनुपात में है, जिन्हें पुनर्वास की नितांत आवश्यकता है। देखा जाए तो प्रारंभिक दौर में भले ही निःशक्त व्यक्तियों के प्रति अलग नजरिया था, परंतु अब समय से उनके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। परंतु आज ऐसा समय आ गया है कि इन्हें हम एक समान व्यवस्था देने जा रहे हैं और आज के समय में एक समान व्यवस्था है। विशेष विकलांग बच्चे और नॉर्मल बच्चे को एक ही स्कूल में एक साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। निःशक्त जनों का हर कार्य अलग ढंग से परिभाषित किया जा रहा है। इस तरह से आज उनकी परिभाषा वैज्ञानिकता एवं संवैधानिकता को देखते हुए दिया जाता है। प्रत्येक प्रकार की निःशक्तता चूंकि मानव शरीर के स्वास्थ्य से संबंधित है, अतः निःशक्त को जानने से पहले जरूरी है कि हम पहले अच्छा स्वास्थ्य अथवा स्वास्थ्य मनुष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करें। स्वास्थ्य को जानने के उपरांत निःशक्त के विषय में जानकारी प्राप्त करना निश्चित रूप से सरल हो जाता है। इस तरह से विकलांग बच्चे के बारे में पता करना बहुत आसान रहेगा। पहले माँ और पिता के बारे में जानकारी रखें। माँ और पिता स्वस्थ हैं तो बच्चे स्वस्थ होंगे। फिर अगर किसी कारणवश बच्चा जन्म के बाद विकलांग होता है तो उसके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी रखना अति महत्वपूर्ण है। अगर स्वास्थ्य की जानकारी रखा गया तो बच्चा विकलांगता नहीं होगा। विकलांगता होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इस तरह से आगे हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य के बारे में, फिर क्षति के बारे में, फिर विकलांगता कितने प्रकार की होती हैं, विकलांगता कैसे होती है, क्यों होती है। इस तरह से सभी के बारे में विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे और विकलांगता दर कम कैसे हो इसके बारे में आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।